नमस्कार, स्वागत है आपका JK 24/7 के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। इस समय जो कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आया है उसको लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के मन में भय है, डर है, लोगों के मन में तमाम सवाल हैं कि जो वैक्सीन्स आ रही हैं मार्केट में, क्या वो वैक्सीन्स इस नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन को टैकल करने में इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी। इन तमाम सवालों के बीच आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही खास शख्सियत से, और वो है डॉक्टर रमन गंगा खेडकर। और रमन गंगा खेडकर का मैं परिचय कराऊं तो वो थे हेड साइंटिस्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। अभी हाल में ही रिटायर किया है इन्होंने, और एक पद्मश्री अवार्डी भी है 2020 के। इन्होंने बहुत सारा काम किया है HIV एड्स को लेकर। डॉक्टर रमन गंगा खेडकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 पर। इट्स अ रियल प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम सर। लेकिन मेरा जो पहला सवाल आपसे है कि ये जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, ये एक ऐसे समय में आया है जब पूरा विश्व इस समय ये इंतजार कर रहा है कि उनकी झोली में वैक्सीन आने वाली है। तो कितनी बड़ी एक एंजाइटी का एक सोर्स है ये नया स्ट्रेन, एंड आर देयर रियली रीजंस टू वरी फॉर द पीपल? लोगों को कितनी चिंता की इस समय, कितना चिंता करना चाहिए इस नए स्ट्रेन से? देखिए, थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे ये विषाणु के बारे में। जी। ये विषाणु जो है ये RNA वायरस है, तो ये म्यूटेट तो होते ही रहेगा। ओके। और जैसे हम बार बार बोलते हैं, इंसान और वायरसेस या बैक्टीरिया की ये सदियों से ये लड़ाई जारी है ना। हर एक जन क्या चाहता है, दोनों भी ये चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, इसलिए उसको म्यूटेशन करना वो विषाणु को ये बहुत जरूरी रहती है बात। अब जब ये म्यूटेशन जब करता है तो हमको दूसरी चीज समझना चाहिए कि इसका म्यूटेशन का रेट कैसा है। ये सबसे कम है अगर हम इन्फ्लुएंजा के वायरस को देखें या HIV के वायरस को अगर देखें, उससे ये कई गुना, HIV के हिसाब से तो 4 गुना कम ये म्यूटेशन होते हैं। अब ये म्यूटेशन यानी मतलब क्या होता है? जैसे हम हमारा शर्ट अलग पहन के आते हैं तो वो रंग बदल के ना अपने शरीर में कुछ तो थोड़ा बदलाव लाके हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करेगा। अब ये जो म्यूटेशन होते हैं, इसमें ये म्यूटेशन जो UK में देखा गया, ये म्यूटेशन पहली बार थोड़ा सा डरावना इसलिए लगा क्योंकि इसके साथ में तकरीबन 30 दूसरे म्यूटेशंस हैं। वो जो म्यूटेशंस हैं वो म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन छोड़ के हैं। स्पाइक प्रोटीन में ये एक ही म्यूटेशन बड़ा आया है जो 501 के साइट के ऊपर है, जिसको हम N501Y करके म्यूटेशन बोलते हैं। इसका मायना क्या है? ये स्पाइक प्रोटीन के अंदर का म्यूटेशन रहने से हम थोड़ा डर रहे हैं। अब ये डर क्यों रहे नहीं, तो आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ डॉक्टर गंगा खेडकर। इट्स अ वेरी लेमैन्स क्वेश्चन, बट आई थिंक आई नीड टू आस्क यू कि जब आप स्पाइक प्रोटीन की बात करते हैं तो स्पाइक प्रोटीन से क्या मतलब होता है? कि जब स्पाइक प्रोटीन का हम म्यूटेशन देखते हैं तो वो डरने की बात क्यों है? पहले तो ये समझाएं व्यूवर्स को कि स्पाइक प्रोटीन होता क्या है किसी भी वायरस में। वो हर वायरस में नहीं होता है, वो कोरोना वायरस के अंदर ये स्पाइक प्रोटीन होता है। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन है, यानी आपने अगर वो वायरस की फिगर देखी होगी तो उसके ऊपर ना स्पाइक्स है, ऐसे ट्रायंगुलर, आपको ऐसे सिंग आए वैसा दिखता है, उसको हम स्पाइक बोलते हैं। ये स्पाइक का इस्तेमाल करके ये विषाणु अपने पेशियों के अंदर जो रिसेप्टर्स है उसके अंदर घुसने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। अब ये स्पाइक प्रोटीन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको अंदर जाना है। अब उस स्पाइक प्रोटीन में अगर बदलाव आया तो हम जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं विषाणु को, वो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ कुछ ऐसे किस्म के शस्त्र जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, एंटीबॉडीज तैयार करके उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं स्पाइक प्रोटीन को, यानी वो अंदर जाने के लिए चिपक न जाए करके। अब ये स्पाइक प्रोटीन में जब म्यूटेशन आता है तो ये म्यूटेशन से एक डर होता है, क्या मेरे जो एंटीबॉडीज तैयार होंगे वो चिपक पाएंगे और वायरस को अंदर आने नहीं देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको एक समझना है कि ये स्पाइक प्रोटीन में कई अलग अलग किस्म के
ऐसी जगह है कि जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार होती है। ये तो सिर्फ एक जगह पे बदलाव आया है, उसके खिलाफ हमको एंटीबॉडी अलग से लगेगी, लेकिन बाकी जो जगह है वो तो अभी भी वही है। जी। अब हम हमारे यहाँ के जो वैक्सीन देख रहे हैं उसमें सारे जो हमने वैक्सीन के बारे में जो सोचा है उसमें आप एस्ट्राजेनेका देखो, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अंदर आपको दिखेगा कि पूरा स्पाइक प्रोटीन का जीन उसमें मौजूद है। तो उसमें सारे अलग अलग किस्म के एंटीबॉडीज काम करते रहेंगे, ये हमको समझना है, क्योंकि इनके एंटीजेन्स अलग अलग एंटीजन भी वो विषाणु के ऊपर उपलब्ध है। लेकिन डॉक्टर गंगाखेड़कर, जो ये बात नए कोरोना वायरस स्ट्रेन की हो रही है, आज लगभग ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है कोरोना के पैंडेमिक को, और कितने देशों में ये पूरा रिपोर्टेड है। तो अभी मैं शाम को पढ़ रही थी कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो चीफ साइंटिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने कहा है कि ये कोई ताजुब की बात नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर कोरोना वायरस स्ट्रेन हम जिसकी बात कर रहे हैं 5.1.1.7 की, तो ये हो सकता है कि और देशों में भी हो, लेकिन यूके में क्योंकि इसकी डिस्कवरी पहली बार हुई है इसलिए लोग थोड़ा सा एंग्शियस हो गए हैं ज्यादा। तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वजह है कि अगर ये वाकई में ये स्ट्रेन दूसरे देशों में प्रेजेंट है तो वहां के देश इसको डिस्कवर नहीं कर पाए और यूके इसकी डिस्कवरी करके लेकर आया, जिसकी वजह से आज इतना एंग्जाइटी है लोगों में। एक चीज हमने दूसरी भी समझना है कि ये जो स्ट्रेन है ये सिर्फ यूके में ही पाया नहीं जा रहा है, यूके में ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा लोगों में पाया गया है, क्योंकि वहां वो लोग ज्यादा लोगों का पूरा जीन का सीक्वेंसिंग करते हैं वायरसेस का। लेकिन ये यूरोप में नीदरलैंड में पाया जा रहा है, ये डेनमार्क में पाते हैं, ये इटली में भी कई केसों में पाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, अमेरिका में एक केस दिखी गई है, ये साउथ अफ्रीका में भी दिखाई देता है। तो ये तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन तो जैसा ये अलग वेरिएंट के वैसा आएगा वो आपको दिखेगा कि अलग अलग जगह पे दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा इसका मायना यानी खतरा है ऐसे समझना शायद गलत रहेगा, क्योंकि उसको पूरा आधार नहीं है। नहीं, लेकिन डॉक्टर गंगाखेड़कर जो ब्रिटेन के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं मैट हैनकॉक, उन्होंने तो ये कहा है कि ये बिल्कुल वायरस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये तो बहुत ही एक भयानक और बहुत ही डरावना एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है, जिसकी वजह से देखिए अब नीतिगत तरीके से सारी फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया है। बिल्कुल स्ट्रिक्टेस्ट जो लॉकडाउन मेजर्स जो इम्पोज हो सकते हैं वो आज ब्रिटेन ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तो ये डर क्यों फैलाया गया, अगर ये वाकई में जैसा आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी है, लेकिन जो ये मैट हैनकॉक का जो स्टेटमेंट है दैट द वायरस इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल, ये किस तरीके की मैसेज दे रहा है लोगों में? देखिए, कोई भी वायरस जो आता है ना, मुझे पता नहीं हमको कितना टाइम है बात करके समझाने के लिए, लेकिन कोई भी जो वायरस आता है, पहला वायरस जो आता है उसको फाउंडर वायरस जो बोलते हैं, और जो वायरस सेटल होता है वो जितना अच्छे ढंग से बच्चे उसके वैसे वायरसेस पैदा करें उसके ऊपर आधार के ऊपर होता है। तो जनरली क्या होता है कि ये विषाणु जो सेटल होगा वो कभी भी पहले वायरस से अलग विषाणु होगा। अब ये जब अलग विषाणु है तो ये इनको विषाणु ब्रिटेन में ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा पेशेंट्स में दिखाई दे रहा है। अब ऐसे भी आपने अगर देखा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल जो बोल रहे हैं ना, उसके 2 मायने भी हो सकते हैं कि कोरोना वायरस आज की हालत में यूके में आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि इतना छोटा देश, इतनी छोटी आबादी, और दिन को अगर 30,000 पेशेंट्स अगर उनके यहाँ दिख रहे हैं तो हमको सोचना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो उन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल का फ्रेज यूज किया वो उन्होंने नए कोरोना वायरस की स्ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया है। मैं उसको पूरा मानूंगा नहीं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल क्या, ऐसे भी कोरोना वायरस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल था। अब ये ज्यादा लोगों को अलग किस्म का वायरस लग रहा है, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल ही बोलना पड़ेगा। जब तक वो आप उसको रुकाने के लिए कोई अलग किस्म का उपाय तो है नहीं है, वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो हमको फॉलो करना है। तो उसको आउट ऑफ कंट्रोल जब बोलते हैं तो हम उल्टे ढंग से अगर देखें तो इसका मायना क्या है, कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल गया। अब जो भी वायरसेस आउट ऑफ कंट्रोल गए उनमें ज्यादातर वायरसेस इस किस्म के थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अपने देश में जो विषाणु आया वो विषाणु तो सारा इंपोर्टेड था,
कहीं इटली से स्ट्रेन आया, कहीं चाइना से आया, कहीं आपको यूरोप में क्या अलग अलग कंट्रीज से था, कहीं ईरान में से आया हुआ दिखता था, अमेरिका से आया हुआ दिखा, स्पेन और इटली में से दिखा। अब इसका मायना क्या, हमने डरने की जरूरत थी क्या? नहीं, ये तो स्ट्रेन पहले आएंगे, अलग अलग किस्म के आएंगे, और जैसे कोरोना बढ़ेगा तो उनमें से कोई स्ट्रेन जो ज्यादा फैल रहा है, वो इंसान, उसका सोशल नेटवर्क कितना है उसके ऊपर भी निर्भर रहेगा। और वो इंसान जो वायरस उसके अंदर है, शायद वो वायरस में अगर ज्यादा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है तो उसका असर रह सकता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता नहीं है कि जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के बारे में बोला जा रहा है कि ये इसकी 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, तो इसके क्या हम मायने लगाए कि क्या ये ज्यादा लीथल है, क्या ये ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्या ये ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकता है? और अगर हम फेटालिटीज की बात करें, यानी कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, ये सारी चीजें इस पर इस नए स्ट्रेन का क्या असर होगा, ये जो सारे फैक्टर्स हैं? नहीं, अभी वो लोग जो कह रहे हैं 70% ज्यादा वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने का चांस है, ये जो बोल रहे हैं उसका आधार हमको पूरा मालूम नहीं है, अभी तक उन्होंने कहीं लिखा नहीं है। वो सिर्फ इसके ऊपर होगा, अगर वो R0 कैलकुलेट करके बोल रहे हैं तो शायद वो R0 रेट उनको ज्यादा दिखा होगा, लेकिन उसको हमने ज्यादा ओवर इंटरप्रेट करना ये सही नहीं रहेगा। रहा सवाल, उनको अगर ऐसे दिखा होगा कि लेबोरेटरी में ये विषाणु अगर मैं पेशियों में डालने की कोशिश करूं तो वो 70% एफिशिएंसी ज्यादा है उसकी, वो पेशियों के अंदर जाने की। उसका भी मायना हमने ज्यादा निकालना नहीं है, क्योंकि बेसिकली इंसानों में जब वायरस आता है तो वो एक फर्क रहता है जो हमको लैब में दिखता है और इंसानों में उसी किस्म की चीज दिखेगी, ऐसे जरूरी नहीं है। एक चीज और मैं पढ़ रही थी सर, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक स्ट्रेन है ये मॉडल्स के बेसिस पर इसका आकलन अभी तक किया गया है, यानी कि लैब में कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा भी नहीं हुआ है। आई वाज रीडिंग इट समवेयर दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन द मॉडल्स, देयर इज नो लैब एक्सपेरिमेंट टू शोकेस एज टू व्हाट इट इज सेइंग। तो इसका क्या हम मायने लगाएं कि जो भी एस्टिमेट्स इस पर्टिकुलर नए स्ट्रेन के बारे में किए गए हैं वो हो सकता है कि गलत भी साबित हो या वो सही है, इसको कैसे लिया जाए, एक कॉमन मैन इसको कैसे देखे? देखो, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, ये एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है जैसे न्यूज में आ रहा है। मैं आपको एक ढंग से बताता हूं जी। कि एक इंसान, 100 लोग जो है वो कोई शादी अटेंड करने गए, वहां एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हो गई, उन 100 लोगों में विषाणु वही दिखने का चांस, अगर 100 को बीमारी लगती है तो 100 में वही विषाणु दिखेगा। लेकिन अगर कोई इंसान घर में ही बैठा है, वो उसके सिर्फ वाइफ को देगा या उसके घर में और रहे वाले लोगों को देगा, तो उसमें एक से इंसान से ज्यादा दो इंसान को लगेगा। लेकिन जब ये ऐसा हिसाब आता है कि वो कोई सुपर स्प्रेडिंग इवेंट की वजह से वो ज्यादा लोगों को लगा होगा, तो मैं इंटरप्रेट ऐसे नहीं करना चाहिए मैंने कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि सब लोगों को लग सकता है ना, उसका स्प्रेड बहुत आसान है। ये निकालने के लिए उन्होंने जो भी कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, वो एक्सपेरिमेंट्स का जो बेसिस है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से जब तक नहीं है तब तक हम उसके ऊपर कमेंट करना और उससे डरना, ये दोनों चीजों से परहेज रहना अच्छा है। लेकिन डॉक्टर, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो आगे की रिसर्चेस है वो कब तक आएगी? इज इट गोइंग टू टेक अ फ्यू वीक्स, इज इट गोइंग टू टेक मंथ्स? मतलब कितना टाइम लगेगा इस पर कोई एक पुख्ता रिसर्च निकलने में, जिससे कि सब समझ सकें कि एग्जैक्टली है क्या ये? इसको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से 3 हफ्ता टाइम लग सकेगा। उनको थोड़ा प्रोस्पेक्टिव देखना पड़ेगा। एक जैसा हम बोलते हैं ना, वो पेशेंट के जो कोहर्ट होते हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग में, उनको किस ढंग से वायरस स्प्रेड हुआ है उनको कंपेयर करना पड़ेगा, और उसमें से हमको पता चलना आसान हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम एक चीज पे और गौर करें कि ये विषाणु की वजह से मौत होने का डर भी ज्यादा नहीं है, उनको सीवियर कोविड इन्फेक्शन होने का भी डर ज्यादा नहीं है। और जैसा मैंने पहले बताया, हमारे सारे वैक्सीन में पूरा की पूरा स्पाइक प्रोटीन है, सिर्फ टुकड़े नहीं है स्पाइक प्रोटीन के जो बदले हुए रह सकते थे।
तो इसका मायना क्या है? इसका पैनिक करने की वैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमको इसके ऊपर एक नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये विषाणु के अंदर तकरीबन 23 जगह पे अलग अलग म्यूटेशन हुए हैं जो स्पाइक प्रोटीन वाले नहीं थे। और ये विषाणु थोड़ा अलग किस्म का विषाणु है, क्योंकि इसके खिलाफ दवा नहीं है। जो लड़ सकता है वो इंसान की प्रतिकार शक्ति लड़ सकती है, और ये शरीर के अंदर बहुत कम देर रहता है। 10 दिन तकरीबन वो जिंदा रहेगा। 10 दिन के अंदर म्यूटेशन इतने जमा होना, ये थोड़ा सा साइंटिफिक एक पजल है जिसको साइंटिस्ट ने सॉल्व करना है। लेकिन आज क्या हुआ है, ऐसे तो म्यूटेशन मैं आपको एक ढंग से बताता हूँ, हर रोज कोई नया म्यूटेशन निकलता है, लेकिन उसका मतलब पैनिक होने का नहीं है। आप अगर ऐसे देखें, तो सर आप कह रहे हैं, आपने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूके में इस तरीके का पैनिक क्यों है? जिस तरह से मैट हैनकॉक ने भी बोला, बोरिस जॉनसन का स्टेटमेंट आया, उसका एक ट्रिकल इफेक्ट दिखा कि 25 से ज़्यादा देश हैं, उन्होंने बिल्कुल एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने फ्लाइट्स बैन कर दी। तो ये जो सारे स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ मेजर्स हैं वो आज वो सामने दिख रहे हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पैनिक क्रिएटेड बाय यूनाइटेड किंगडम। तो आज वहां पर पैनिक करने की क्या रीजन है, जबकि वो विश्व का पहला देश है जहां पर वैक्सीनेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है? देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, ज्यादा स्पेकुलेशन मैंने करना सही नहीं है जी। हमको एक समझना है कि ये यूरोपियन ब्लॉक और यूएस में क्रिसमस का जो इवेंट होता है, क्रिसमस हॉलीडेज में लोग ऐसे भी घर के बाहर बहुत निकलते हैं, ट्रैवल भी बहुत करते हैं। उसके ऊपर कंट्रोल रखना उनको ऐसे भी चैलेंजिंग था। अब अगर ये लोग सुन नहीं रहे हैं, तो उन्होंने एक अगर चीज बोली कि ये नया कोरोना वायरस है, तो शायद सुनेंगे। इस किस्म का भी अप्रोच, हम उसकी शंका हम निकाल नहीं सकते मन से। तो आपने तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टेक दिया है कि लोगों को घर में अंदर रहें, इस वजह से ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है। इज दैट व्हाट यू आर इंडिकेटिंग? पॉलिटिकल बोलिए या कंट्रोल करने में, हम अगर दोनों तरीके से, इसको तो मैं दोनों तरीके से देखूंगी। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है और एक कंट्रोल मेजर भी होगा कि भाई क्रिसमस गैदरिंग पे ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, तो ये भी एक उनकी मंशा हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी रह सकती है, क्योंकि हमको एक चीज समझना है कि कोई एविडेंस अभी तक बड़ा ठोस सबूत कहीं बाहर आया नहीं है, तो हम कैसे समझे? न मैं उसको पॉलिटिकल बोल सकता हूं, न मैं साइंटिफिक एविडेंस बोल सकता हूं, कुछ भी नहीं। और वायरस के म्यूटेशंस जब हर रोज होते हैं, तो तीसरा भी कारण है कि हम लोग पैनिक इसलिए हो रहे हैं कि हर इंसान साइंटिस्ट हुए वैसे सोच रहा है। हर इंसान के पास वो इंफॉर्मेशन आती है, कहीं लैब के अंदर ऐसा कुछ गड़बड़ दिखा है तो हम रिएक्ट कर रहे हैं। वो सही नहीं है। लेकिन डॉक्टर गंगाखेड़कर, जो वैक्सीन्स की बात हो रही है, स्पेशली फाइजर के जो सीईओ हैं, उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि नहीं, उनको पूरी उम्मीद है कि जितने भी स्ट्रेन्स आएंगे, चाहे वो कितने भी नए हों, उस पर ये जो वैक्सीन्स हैं ये उस पर इफेक्टिव होंगी। तो इसको लेकर भी लोगों के मन में बड़ा डाउट है कि वैक्सीन इस पर कितनी इफेक्टिव रहेगी। आप फाउंडर वायरस की बात अभी थोड़ी देर में पहले कर रहे थे, लेकिन मैं जितने भी नए स्ट्रेन्स अभी आने वाले दिनों में दिखेंगे या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, क्या उन पर ये वैक्सीन 100% कामयाब होंगी? अगर मुझे पूछा गया तो वैक्सीन बिल्कुल कामयाब होगी, उसमें कोई शक नहीं है। ओके। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, ये वायरस का बदलाव कितना चाहिए। अगर वायरस समझ लीजिए इंसान के वैसा दिखता है और उसने क्या कर दिया, आज दाढ़ी पहन के था, वो दाढ़ी निकाल दिया, तो उसको पहचानने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन शरीर के सारे हिस्से तो वैसे ही हैं, तो उसको पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ऐसे नहीं है। लेकिन कोई इंसान जाके प्लास्टिक सर्जरी करके आया तो वो तो नया दिखेगा एकदम, उसको पहचानना मुश्किल है। जब तक ये प्लास्टिक सर्जरी के वैसा ज्यादा चेंजेस हुए वाला हमको विषाणु नहीं दिखेगा, तब तक वैक्सीन को कोई तकलीफ होगी ऐसे लगता नहीं। और मेरे हिसाब से जिस ढंग से म्यूटेशंस होते हैं कम रेट पे, तो उसके हिसाब से 2 से 3 साल में तो इतना वायरस बदलेगा नहीं ऐसे लगता है। लेकिन ये अचरज, साइंटिफिक अचरज है कि इसके अंदर इतने म्यूटेशंस क्यों आए, और उसका गहराई से लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन वो रिसर्च पब्लिक डोमेन में ना करें,
ऐसे मुझे लगता है कि ये पब्लिक डोमेन में हर कोई इंसान तो साइंटिस्ट नहीं है, आप तो पैनिक बढ़ाएंगे ऐसे करेंगे तो ना। तो हर इंफॉर्मेशन का किसके लिए इंफॉर्मेशन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू रहता है। लेकिन जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो लोग डर जाए। लेकिन डॉक्टर, जब हम बात करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की, तो यूके खासकर अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम कर रहा है, और जगह जगह मैंने तारीफ भी यूके की सुनी है कि जिस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग का काम इस समय यूके में चल रहा है वो बिल्कुल अव्वल दर्जे का है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में हम इसे देखें, सो वेयर डज इंडिया स्टैंड इफ यू टॉक अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग? भारत का जो एक स्टैंडर्ड है, जो दर्जा है इस समय जीनोम सीक्वेंसिंग का, या जो वायरस को पहचानने की शक्ति है, हम अभी कितने केपेबल है, कितने एफिशिएंट है इस काम के लिए? बिल्कुल एफिशिएंट है। बिल्कुल एक चीज मन में से निकाल डालो कि हम लोग उसके तरफ देख नहीं रहे हैं या रहे थे भी। ना पुराने टाइम पे भी वैक्सीन का जब ये वायरस के बारे में हमने तो पेपर्स मार्च अप्रैल में बोले थे कि वो कहां से आया है, चाइना से आया वाला वायरस है क्या, इटली से आया हुआ है, इटालियन कोहर्ट में कहां से वायरस आया था, हर चीज बोले हैं। ईरान में किस किस्म के वायरसेस थे। तो ये टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी है ऐसे कुछ नहीं है, वो हमारे यहाँ सब तरफ है। और उसको जांच करने की भी जो प्रक्रिया होती है वो मैकेनिज्म से एस्टेब्लिश्ड है। एक आश्वस्त रहे कि अभी तक ये 501 वाला जो म्यूटेशन है वो हमारे यहाँ दिखा नहीं है। दिखा नहीं है इसका मायना हम ऐसे नहीं समझना चाहिए कि दिखेगा नहीं, क्योंकि ये डायनेमिक प्रोसेस है, उसकी जांच करते रहना, ये तो हमको करते रहना पड़ेगा। एक सवाल आपसे बहुत दिनों से मुझे करने का मन था डॉक्टर गंगाखेडकर, कि हमारे देश में जो क्लैरिटी होती है नॉर्मली, आपने खुद अभी कहा थोड़ी देर पहले कि इंफॉर्मेशन किसके लिए बनी हुई है और वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम उसको कैसे किया जाता है, उसमें बहुत फर्क होता है। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इस समय हम क्या माने कि कौन सी वेव इस समय चल रही है वायरस की, इज इट द सेकेंड वेव और द थर्ड वेव? और जो दूसरा सवाल है कि क्या हम हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी है अपने देश में, हम किस स्टेज पर हैं, क्या माने हम? क्योंकि जब 1 करोड़ से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, सो हाउ डू यू रियली सी इट, एट व्हाट स्टेज इज द इन्फेक्शन इन? इस समय क्या है? ठीक है, हमारा एक रिकवरी रेट है, बहुत अच्छा है, जिसको लेकर हम रोज हमारी सरकार डंका बजाती है कि नहीं हमारा रिकवरी रेट इज मोर देन 95%, अच्छी बात है। लेकिन हम क्या हर्ड इम्यूनिटी के दौर से गुजर चुके हैं? कौन सी वेव है इस समय वायरस की अपने देश में? पहले ही पब्लिक में ही कमिट कर चुका हूं कि हमारे यहाँ पहली ही वेव है। मेरे हिसाब से पहली वेव अभी खत्म नहीं हुई है। और पहली वेव खत्म होने न होके दूसरी वेव आने का चांस भी उतना ही कम है। ये इसलिए कम है क्योंकि वैक्सीन भी आ रही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात हमको याद रखना पड़ेगा, वो प्रिवेंटेबल है। अगर ये माने कि मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करूं, मुझे ये कोरोना का सामना प्रिवेंशन करके करना है, उससे लड़ाई करके नहीं, तो ये अगर हो गया तो मुझे सेकंड वेव तो नजर आती नहीं। अब दूसरी बात हमको आपने पूछा, सेकंड वेव के बाद में आपने क्या पूछा? हर्ड इम्यूनिटी की मैंने बात पूछी। हाँ, हर्ड इम्यूनिटी आई होगी क्या? हमको एक समझना है कि जो मई में पहला सर्वे हुआ था, नेशनल सीरो सर्वे, उसमें जो जनरल पॉपुलेशन में प्रिवेलेंस रेट दिखा था, वो पॉपुलेशन का प्रिवेलेंस रेट था 0.76%। उसके बाद में दूसरा सीरो सर्वे हुआ, वो हुआ सितंबर एंड को। सितंबर एंड के टाइम पे हम लोगों को वो 6.6% दिखा था, ऑलमोस्ट 10 गुना ना इंक्रीज हुआ था। अब दिसंबर में भी और एक सीरो सर्वे हो रहा है, वो जनवरी के 2 हफ्तों में हमको उसका भी पता चलेगा कितना हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से वो इस टाइम 10 गुना बढ़ के नहीं दिखेगा, वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 गुना बढ़े हुआ दिखना, ये एक अंदाज है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 to 70% लोगों को उनके शरीर में एंटीबॉडीज चाहिए। मुझे नहीं लगता है अभी एंटीबॉडीज उतने प्रमाण में सब तरफ हुए होंगे। हमको ये भी याद रखना पड़ेगा, 78% लोग अपने देश में के ये रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। उनको तो इतना न एक्सपोजर हुआ है, जो वहां के वहां रहे,
तो हर्ड इम्यूनिटी चारों तरफ आए होगी ये मैं मानता नहीं। हाँ, कोई पॉकेट्स में शहरों में होगा जहां वो छोटे इलाके में हर्ड इम्यूनिटी दिख रही होगी, लेकिन उसका ज्यादा ओवर इंटरप्रेट करना सही नहीं होगा। बस एक लास्ट सवाल करूंगी डॉक्टर गंगाखेड़कर बिफोर आई वाइंड अप द प्रोग्राम कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इस समय काफी मंथन चल रहा है सरकार के अंदर कि किस तरह से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाए। आपको क्या लग रहा है कि कब तक वैक्सीन सबको लग जाएगी? और जब मैं सबको का वर्ड यूज करती हूं तो मेरा आपसे एक और सवाल है इसी से अटैच कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है क्या उन्हें भी वैक्सीन लगेगी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि सबको वैक्सीन लगने की जरूरत नहीं है, उसने फिर से कंफ्यूजन लोगों के माइंड में क्रिएट किया। तो अगर हम वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान ग्राउंड पर लेकर आ रहे हैं तो कितनी प्रतिशत जनता को वैक्सीन लगेगी और कब तक? बहुत संक्षेप में आंसर। मैंने जैसे पहले भी हम लोग कह रहे हैं, पहले 30 करोड़ जनता जो है जिसमें डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स है और 50 साल के ऊपर के लोग मरीज जिनको क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है, इन लोगों को दी जाएगी। अब रहा सवाल दूसरे लोगों को देने का जो हिसाब है, उसमें हमको एक समझना पड़ेगा कि उसको टाइम लगना शायद होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि उतने वैक्सीन के डोसेज अवेलेबल चाहिए ना। अब रहा तीसरा सवाल, आप जब बोले हैं कि वो कब तक हो जाएगी, कब तक हो जाएगी ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्फेक्शन भी वैसे ही स्प्रेड होते रहेगा जब तक हम ये फर्स्ट वेव खत्म नहीं होती, फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं होती है। तो उसके बाद में जो सीरो सर्वे रहेगा उससे हमको अंदाज लगेगा कि कितने लोगों को अभी देना जरूरी पड़ेगा, तो हमको इम्यूनिटी आएगी। तो हम जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर गंगाखेड़कर कि आप आए हमारे साथ JK 24/7 में। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू और आपने बहुत सारा आज हमारा ज्ञान इसके बारे में बढ़ाया। लेकिन आपने अभी सुना डॉक्टर साहब को कि वो क्या कह रहे थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपके लिए मस्ट है, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे कुछ भी हो जाए वैक्सीन आने के बाद भी आपको कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक शायद उसे इंप्लीमेंट करते रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर गंगाखेड़कर, और आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। बताइएगा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।